Now today we will start with Article 29 and Article 30. These form the part of cultural and educational rights. And now for the purpose of this lecture and even the next lecture, I will use many case laws only for the purpose of explaining you the concept. So don't panic. ठीक है, बहुत सारे केस लॉस का मैं मेंशन करूंगा तो पैनिक मत कर जाइएगा कितने सारे केस लॉस मेंशन हो गए. वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं. कई कई बार मैं लोकस क्लासिकस से भी सर्टेन पॉइंट्स उठा के रखूंगा जिससे आपको कई चीज़ें समझ में आए. तो आज और नेक्स्ट लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो आपको ये आर्टिकल्स और इसके केस लॉस समझाना है. ठीक है, उनका मेन टॉपिक आपको याद करवाना नहीं है कि क्या क्या लोकस क्लासिकस आपको मेंशन करना है. उसके लिए मैं एक नेक्स्ट एक लेक्चर रख दूंगा. ये सब डिवीजन का रीज़न ये है कि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो केस लॉ मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा. और अगर सब डिवीजन समझ में नहीं आया, आर्टिकल 29 और 30 का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो फिर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इवन दो आई गिव यू द लोकस क्लासिकस. दैट इज़ वाई आई एम डिवाइडिंग द लेक्चर लाइक दिस. क्या, लेट अस रीड आर्टिकल 29 क्लॉज 1. इट सेज protection of the interest of minorities. Any section of citizens, mark the word citizens, residing in territory of India, mark the word residing, India, having a distinct language, script or culture of its own, shall have a right to conserve the same. तो किस चीज़ को कंजर्व करने का राइट है? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन. ठीक है, राइट क्या है? उसको कंजर्व करने का. क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into any educational institution which is maintained by the state or receiving aid out of state fund on the ground only of religion, race, caste, language or any of them. ठीक है, तो आर्टिकल 15 और 16 पे तो मैं पहले ही लेक्चर दे चुका हूँ. तो अब तो आपको इतना इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि जब भी आप रिलीजन, रेस, कास्ट के पीछे ये क्वालिफिकेशन देखें, ग्राउंड्स ओनली ऑफ, तो इसका क्या मतलब है. इनफैक्ट मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप मुझे बताएं कि हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस लाइन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. ठीक है, अब आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 पे जो लोकस क्लासिकस है वो है चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ये मैंने आपको आर्टिकल 15 में ही बता दिया था, तो यहाँ पे रीइटरेशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता. और उस केस की वजह से ही फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसने आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 ऐड किया था, अगर आपको याद हो. तो आर्टिकल 29 की क्लॉज 2 पे जो लोकस क्लासिकस है वो है चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. कई लोगों को लगता है कि क्योंकि आर्टिकल 15 में एडिशन हुआ है तो चंपकम दोराई राजन में आर्टिकल 15 वाज इन इशू. द आंसर इज नो. आर्टिकल 29 क्लॉज 2 वाज इन इशू. इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब आर्टिकल 29 पे एक चीज़ आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है कि ये राइट किसके पास अवेलेबल है? सिटीजन्स के पास अवेलेबल है. बी वेरी पर्टिकुलर ऑन इट. ठीक है, ये राइट सिटीजन्स के पास अवेलेबल है. एक छोटा सा पॉइंट इस पे ये बताने भर को है कि द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज ऑफ सिटीजन्स इंक्लूड द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था जगदेव सिंह वर्सेस प्रताप सिंह में, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 183. And unlike Article 19, Article 29 Clause 1 is not subject to any reasonable restrictions. अब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 थोड़ा बहुत मिलता जुलता है आर्टिकल 15 से, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस बता दूं क्या है. देखिए, पहला डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 15 प्रोटेक्ट्स ऑल सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, whereas the protection under article 29 clause 2 extends to the state or anybody else who is denying the right which is conferred by article 29. बस एक ही क्वालिफिकेशन है. ये जो anybody else है ना, he should be managing that educational institution which is receiving aid out of state funds. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 किस पे अप्लाई होता है? ये उन्हीं पे ही अप्लाई होता है जहाँ पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द स्टेट
मतलब स्टेट खुद मेंटेन कर रहा है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रांट करते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिसीविंग द एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, वहाँ पे किसी को भी रिलीजन के ही नाम पे, या रेस के नाम पे, या कास्ट के नाम पे, या लैंग्वेज के नाम पे, या इनमें से किसी के भी नाम पे एडमिशन का डिनायल नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज द सिटीजन। ठीक है। सेकेंडली, आर्टिकल 15 protects all the citizens against the discrimination in a general way, while article 29 clause 2 is a protection against a particular species of wrong, which is denial of admission into an educational institution of specific kind. Thirdly, the specific grounds on which the discrimination is prohibited is not the same under article 15 and article 29 clause 2. Place of birth and sex do not occur under article 29 clause 2, while language is not mentioned in article 15. Thus, under article 29 clause 2, discrimination on the ground of sex may be permissible. ये आर्टिकल 15 में नहीं परमिसिबल है, पर यहाँ पे हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं विच आर गर्ल्स ओनली और बॉयज़ ओनली, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ परमिसिबल। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं परमिसिबल है? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 में आप लैंग्वेज वाला ग्राउंड नहीं पाएंगे, है ना। तो ये थोड़े डिफरेंस थे जो बताने थे। कभी कभी आ जाता है कि आर्टिकल 15 और 29 की क्लॉज 2 में क्या डिफरेंस है, तो बेयर टेक्स्ट के लेवल पे ही आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना होता। अब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 काफ़ी जनरल नेचर का है और सारे सिटीजन्स पे अप्लाई करता है, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। तो कोई भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ बीइंग रन बाय अ माइनॉरिटी, अगर उसको स्टेट से एड मिल रही है, ठीक है, then it cannot refuse admission to the citizens of other communities. ठीक है। Similarly, state cannot direct such schools or educational institutions to restrict admissions to their own community only. State ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकता कि सिर्फ आप ही की कम्युनिटी के लोग इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएंगे। नो। However, if we read Article 15 Clause 4, then the state is entitled to make reservations in these institutions as well. आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 561। इस केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन an order of Bombay government banning the admissions of those whose language was not English into schools having English as a medium of instruction, because it denied admission solely on the ground of language. आर्टिकल 29 क्या कहता है? लैंग्वेज के ही ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और यहाँ पे लैंग्वेज के ही ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो कोर्ट ने क्या किया? स्ट्रक डाउन सच एन ऑर्डर। अब आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि जहाँ पे कोई स्टूडेंट है उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ही नहीं है, या प्रिस्क्राइब मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं है, या उसने प्रिस्क्राइब टाइम पे अप्लाई नहीं किया है, तो वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह सकते हैं कि भाई आपके पास मिनिमम परसेंटेज नहीं है, या आपने जो विंडो ऑफ टाइम है जिसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे सेशन शुरू होता है, आपने नहीं अप्लाई किया, तो वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है ऐसे पर्सन को। ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये ग्राउंड्स सच में सेटिस्फाई हो रहे हों। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 30 पे। ठीक है, इट सेज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। It says that all minorities, whether based on religion or language, shall have a right to establish and administer educational institution of their choice. मतलब कोई भी minority जो religion या language पे based है, ठीक है, उनके पास right किस चीज़ को लेके है? To establish and administer. ठीक है, तो ये conjunctive है, establish and administer educational institutions of their choice.
Clause 1A reads, in making any law providing for compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in Clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under the law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. Clause 2 reads that the state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language. अब आर्टिकल 30 में मार्जिनल नोड भी माइनॉरिटी यूज कर रहा है और यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी का भी मेंशन है, ठीक है. तो लैंग्वेज के आधार पे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो भी सकता है, रिलीजन के भी आधार पे हो सकता है, और ऐसे में जो माइनॉरिटी है whether based on religion or language, it has the right to establish and administer that educational institution of their choice. अब बड़ा ही टिकलिश क्वेश्चन ऑफ लॉ उठता है कि माइनॉरिटी जो है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक उसे डिटरमाइन कैसे करें. और ये टिकलिश क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि भाई माइनॉरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे. आप लोग अगर माइनॉरिटी की बात सुनते हैं तो आप पैन इंडिया बेसिस पर माइनॉरिटी इमेजिन करते हैं, है कि नहीं. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द टर्म रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाउ वुड यू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड व्हाट इज टू बी द यूनिट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट माइनॉरिटी. क्या स्टेट यूनिट होगा या कंट्री एज अ होल यूनिट होगी. इसके लिए मैं आपको टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन सुनाता हूँ. सुप्रीम कोर्ट सेज in this case that article 30 clause 1 deals with religious minorities and linguistic minorities. The opening words of article 30 clause 1 makes it clear that religious and linguistic minorities have been put at par insofar as article is concerned. Therefore, whatever the unit, whether the state or whole of India, for determining a linguistic minority, it would be the same in relation to the religious minority. तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बात बोली कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया एक ही होगा, अलग अलग नहीं किया जा सकता. इट कंटिन्यूज एंड सेज दैट आर्टिकल, नो सॉरी नॉट आर्टिकल, इट सेज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स. The states have been carved out on the basis of language of the majority of the persons of that region. For example, Andhra Pradesh was established on the basis of language of that region, that is Telugu. Linguistic minority can therefore logically only be in relation to a particular state. Linguistic minority कैसे determine होगी? State के basis पे. If the determination of linguistic minority for the purpose of Article 30 is to be in relation to whole of India, then within the state of Andhra Pradesh, Telugu speakers will have to be regarded as linguistic minority. This will clearly be contrary to the concept of linguistic states. Supreme Court कह रहा है कि अगर हम पैन इंडिया बेसिस पे माइनॉरिटी डिटरमाइन करेंगे, लेट अस सपोज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो जो स्टेट का डिवीजन जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में रहते हुए भी तेलुगु स्पीकर्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी माने जाएंगे. So Supreme Court reasoned that the state has to be regarded as a unit for determining the linguistic minority in context of Article 30. Then in context of religious minority also, that would be on the same footing as well. It is the state in relation to which the majority or the minority status will have to be determined. ठीक है, ये state के basis पे determine किया जाएगा, पैन कंट्री के बेसिस पे नहीं. अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो पुराना व्यू था उसको भी डिस्कस किया. केरला एजुकेशन बिल का जो केस था वो पुराना व्यू था, इट वाज अ रेफरेंस एक्चुअली. और उस केस में क्वेश्चन ये था कि वेदर द माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द यूनियन. ये कंटेंड किया गया था उस केस में कि द स्टेट ऑफ केरला, for claiming the status of minority, the person must be a numerical minority in that particular region in which the education institution was situated,
and that locality or ward or town where the institution was to be situated had to be taken as a unit to determine the minority community. But in that reference, no final opinion on that question was expressed. But उस केस में ये बोला गया था उस बिल के रेफरेंस में कि Kerala Education Bill extends to the whole of state of Kerala, and consequently the minority must be determined with reference to entire population of that state. ये बोल दिया गया था, पर कंक्लूसिवली क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था. फिर उसके बाद एक केस आया, DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 सप्लीमेंट्री सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, पेज 688. अब उसमें सवाल ये था और कोर्ट को ये कंसिडर करना था कि क्या हिंदूज रिलीजियस माइनॉरिटी हैं स्टेट ऑफ पंजाब में. आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये ऐसा होता है. लीगली द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. एंड द क्वेश्चन दैट वाज पोज्ड वाज दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड हाउ इट वाज डिटरमाइंड. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केरला एजुकेशन बिल को रेफर किया और बोला कि आर्य समाजीज who were Hindus were a religious minority in the state of Punjab, even though they may not have been so in relation to the entire country. कि पैन इंडिया बेसिस पे तो हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ पंजाब में हिंदूज आर अ माइनॉरिटी. सिमिलरली एक और केस आया, DAV कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 सप्लीमेंट्री सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, पेज नंबर 677. उसमें भी यही बोला गया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी मस्ट बी जज्ड इन रिलेशन टू द स्टेट इन एज मच एज द इम्प्यून्ड एक्ट वाज अ स्टेट एक्ट एंड इट वाज नॉट इन रिलेशन टू द होल ऑफ इंडिया. और उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस कंटेंशन को रिजेक्ट किया था कि सिंस द हिंदूज वर अ मेजॉरिटी इन इंडिया, दे कुड नॉट बी अ रिलीजियस माइनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, as it took the state as a unit to determine whether the Hindus were a minority community or not. देखिए यहाँ पे भी स्टेट एक यूनिट की तरह कंसिडर हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, पैन इंडिया बेसिस पे नहीं. लेकिन ये इशू कंक्लूसिवली कहाँ सेटल हुआ है? ये इशू कंक्लूसिवली सेटल हुआ है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में. ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अर्लियर लॉ जो केरला एजुकेशन बिल से चला आ रहा है वो कंक्लूसिवली सेटल हुआ है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में. तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट इन्हीं जजमेंट्स को रेफर करते हुए कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है. 11 जजेस बेंच का जजमेंट था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स को रेफर करते हुए बोला कि देयर कैन बी अ लिटिल डाउट दैट सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड with regard to the state law that the unit to determine a religious or linguistic minority can only be the state. फिर वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि 42nd amendment to the constitution included education in concurrent list under entry 25. Would this in any way change the position with regard to the determination of a religious or linguistic minority for the purpose of article 30? अब ये सवाल था. अब देखिए दोनों ही केसेस में स्टेट एक्ट्स थी. अब स्टेट एक्ट्स आप जानते हैं स्टेट तक एक्सटेंड करती हैं, पैन इंडिया तो एक्सटेंड करेंगे नहीं. पर अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर रही है तब कैसे डिटरमाइन करेंगे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ एंट्री 25 इनटू द लिस्ट 3, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, पार्लियामेंट कैन नाउ लेजिस्लेट इन रिलेशन टू एजुकेशन व्हिच वाज ओनली अ स्टेट सब्जेक्ट प्रीवियसली. The jurisdiction of the parliament is to make laws for the whole or part of India. It is well recognized that geographical classification is not violative of Article 14. It would therefore be possible that with respect to a particular state or group of states, parliament may legislate in relation to education. However, Article 30 gives the right to a linguistic or religious minority of a state to establish and administer educational institutions of their choice. The minority for the purpose of Article 30 cannot have different meanings depending upon who is legislating. The language being the basis for the establishment of the different state for the purpose of Article 30, a linguistic minority will have to be determined in relation to the state in which the education institution is sought to be established.
The position with regard to the religious minority is also similar, since both religious and linguistic minorities have been put at par in Article 30. तो now the issue is conclusively settled कि पार्लियामेंट भी अगर लेजिस्लेट कर रही है तब भी स्टेट इज टू बी टेकन एज अ यूनिट यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होगा. ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं. एक वर्ड है एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर. ठीक है, एक नहीं मतलब 3 वर्ड है, बट ये जो की वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है. अब ये जो वर्ड्स हैं इनको कंजक्टिवली रीड करना है. ठीक है, डिसजंक्टिवली नहीं. ये एडमिनिस्टर और एस्टैब्लिश नहीं है, ये एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश है. ठीक है, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, दे हैव टू बी रेड कंजक्टिवली. सो अ माइनॉरिटी can claim a right to administer an educational institution only if it has been established by it but not otherwise. माइनॉरिटी कब एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को? जब वो उसे एस्टैब्लिश करे. अगर उसने एस्टैब्लिश किया है तो वो उसे एडमिनिस्टर भी कर सकती है, लेकिन अगर उसने एस्टैब्लिश नहीं किया है देन इट कैन नॉट क्लेम द राइट अंडर आर्टिकल 30. ठीक है, अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 स्पेसिफिकली. सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई के केस में यूनैनिमसली एक व्यू रखा कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एन इंस्टीट्यूशन इन आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन comprises the rights such as first to admit the students, second to set up a reasonable fee structure, third to constitute a governing body, fourth to appoint staff whether teaching or non-teaching, and finally to take action if there is a dereliction of duty on the part of the employees. ठीक है, ये सारी चीजें कवर्ड हैं विद इन द एक्सप्रेशन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर. पर ध्यान रखिएगा, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो राइट टू एडमिनिस्टर क्लेम नहीं कर सकती है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको किसी और ने एस्टैब्लिश किया है. मतलब माइनॉरिटी, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने नहीं एस्टैब्लिश किया है बट समबडी एल्स. ठीक है, कि जो माइनॉरिटी है जो एडमिनिस्टर कर रही है उसके अलावा किसी ने अगर उसे एस्टैब्लिश किया है देन द रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन नॉट क्लेम द राइट टू एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय समवन एल्स. सो merely because some reason or the other that religious or linguistic minority was in hold of the administration before the constitution came into force, it cannot claim the right to administer on the basis of article 30. ठीक है, तो एस्टैब्लिश करने के बाद ही एडमिनिस्टर करने का राइट मिलता है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, डिसजंक्टिवली नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास एडमिनिस्टर करने का भी राइट अलग से और एस्टैब्लिश करने का भी राइट अलग से. ये दोनों एक साथ होने चाहिए. अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी, लेट अस सपोज मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी, तो वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, ये भी हैं बहुत सारे. तो जब वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं तभी वो उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं. बट लेट अस सपोज अ यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अ हिंदू हु इज अ मेजॉरिटी इन दैट स्टेट, और वो लेट अस सपोज अलाउज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द मुस्लिम्स, और एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि यूजेस मुस्लिम्स टू administer that educational institution. So in this case, the minority who are Muslims, they cannot claim a right under Article 30 clause 1. ठीक है, अब चूंकि minority state के basis पे determine होती है, state is taken as a unit, तो ध्यान रखिएगा, Hindus might be a majority in Uttar Pradesh but they are a minority in Punjab. ठीक है, वैसे ही state would be taken as a unit. इस पे ध्यान रखिएगा. तो पैन इंडिया इमेजिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 अबैंडन कर दीजिए. अब सवाल ये उठता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे ये एस्टैब्लिश करने का कि इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी. एस्टैब्लिश करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? ऑफ कोर्स ऑन द पिटिशनर. जो असर्ट कर रहा है ही वो असर्ट्स मस्ट प्रूफ. अब इसी पॉइंट पे एक केस है
S. Aziz Basha versus Union of India, AIR 1968, Supreme Court, page number 662. Ab in this case, the Supreme Court held that Article 30, Clause 1 postulates that the religious community will have the right to establish and administer educational institutions of their choice, meaning thereby that where a religious minority establishes an educational institution, it will have a right to administer that. The article, in our opinion, clearly shows that the minority will have a right to administer educational institution of their choice, provided they have established them, but not otherwise. Article 30 cannot be read to mean that even if the educational institution has been established by somebody else, any religious minority would have a right to administer it, because for some reason or the other it might have been administering it before the constitution came into force. So the Aligarh Muslim University was established by a statute. It could not therefore be said to have been established by Muslim community. No degree granting institution can be established in India without a statute. Accordingly, the validity of the statute regulating the administrative arrangements in the university could not be adjudged under Article 30, Clause 1. बहुत कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि the words establish and administer in Article 30, Clause 1 must be read conjunctively. Article 30, Clause 1 postulates that the religious community will have a right to establish and administer educational institution of their choice, meaning thereby that where a religious minority establishes an educational institution, it will have a right to administer it, but not otherwise. Muslims, assuming they are a minority based on religion, did not establish the university in question, that is Aligarh Muslim University. Before the enactment of University Grants Commission Act of 1966, there was no law in India which prohibited and private individual or body from establishing a university, that is an educational institution which grants his own degree. But the private individual or body could not insist that the degrees must be recognized by the government. Such recognition depends on the will of the government, which is expressed through a statute. Therefore, there was nothing in 1920 preventing the Muslims minority from establishing a university, but if they did so, its degrees were not bound to be recognized by the government, and that's why the Aligarh University was established by the legislations, namely 1920 Act, and it provided by its section 6 that its degrees shall be recognized by the government. Thus, the Aligarh University was established in 1920, and by section 6 of the 1920 Act, its degrees had to be recognized by the government. Now the act may have been passed as the result of the efforts of the Muslim minority, but that does not mean that the university, when it came into being under 1920 Act, was established by the Muslim minority. The university was brought into being by the 1920 Act and must therefore be held to have been established by the central legislature. तो ऑल इन ऑल, मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मैं कोट कर रहा था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे. यहाँ पे जिस 1920 एक्ट का मेंशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920. ठीक है. और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था इन अ नटशेल कि आप एडमिनिस्टर तो कर रहे हैं, बट यू डिडंट एस्टैब्लिश इट. एक आर्ग्यूमेंट इसमें ये भी लिया गया था कि मुस्लिम माइनॉरिटी वुड हैव द राइट ऑन द बेसिस दैट द यूनिवर्सिटी वाज इन एलिमोसेनरी कॉपरेशन. एलिमोसेनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू चैरिटी और चैरिटेबल, तो एक चैरिटेबल कॉपरेशन है. लेकिन लॉ में एलिमोसेनरी कॉपरेशन के कुछ रूल्स होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि पहली बात, जो डोनर्स थे, many of whom were non-Muslims, एक तो वो कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम minority cannot take the benefit under that argument. Second is, even if the donors could have visitorial rights under English common law, then it is only the donors जिनके पास वो right available है, आपके पास नहीं है. ठीक है. And third, even those rights have been negatived by 1920 Act. तो जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आपकी 1920 एक्ट ने ही नेगेटिव कर दिया है.
तो ये बहुत ही कैटेगोरिकली हेल्ड कर दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका जो ओरिजिन है इट इज़ बाय अ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड अ मुस्लिम माइनॉरिटी कैन नॉट क्लेम अ राइट टू एडमिनिस्टर इट। प्रिंसिपल आपको क्या याद रखना है इस केस का? ये याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैट्यूट ने एस्टैब्लिश किया, हेंस इट कैन नॉट सेट टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि कोई भी डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ओनली विद अ स्टैट्यूट, नॉट विदाउट अ स्टैट्यूट। ठीक है। Similarly, Article 30, Clause 1 postulates that the religious community will have a right to establish and administer educational institutions of their choice, meaning the religious minority should establish an educational institution first and then administer it. ठीक है, ये ज़रूरी है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी और ने एस्टैब्लिश किया है, एंड लेट अस सपोज अ रिलीजियस माइनॉरिटी इज एडमिनिस्ट्रिंग इट, देन इट हैज़ अ राइट इन परपेचुटी टू एडमिनिस्टर इट। नो। ठीक है, आर्टिकल 30 का राइट तभी अवेलेबल है व्हेन यू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इट। जब आपने एस्टैब्लिश किया ही नहीं तो आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 का सवाल ही नहीं उठता। इसी से मिलता जुलता पॉइंट एक बार फिर उठा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इस बार ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उठ रहा है। In the case of Dr. Naresh Agarwal versus Union of India, decided on 4th October 2005. अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि कोर्ट ने फिर से वही लॉ रीइटरेट किया जो अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ले डाउन किया गया। और मेन फैक्ट्स इसके ये थे कि जो पेटिशनर्स थे वो वर हिंदू स्टूडेंट्स, दे वर डिनाइड एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर 2005 to 2006 session. They challenged the validity of the rule in AMU that allowed 50% of reservation to Muslim students. Allahabad High Court held that AMU was not a minority institution, and the court struck down the amendment to the effect in the statute of AMU for the reservation of Muslim student and reiterated the ruling of Aziz Basha versus Union of India, that Aligarh Muslim University has been established by an act of central legislature and it has not been established by Muslims. नेक्स्ट केस पे आते हैं। दिस इज सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एंड इट्स रिलेशनशिप विद आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को डिस्कस किया था। स्टेट के बिहाफ पे ये कंटेंट किया गया दैट द प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 वाज नॉट अवेलेबल टू दिस कॉलेज because it was not founded for the conservation of language, script or culture as it's mentioned by Article 29 Clause 1. Supreme Court held that Article 30 Clause 1 covers institutions imparting general secular education. The object of this article is to enable children of minorities to go out in the world fully equipped. Article 29 and 30 create two separate rights, though it is possible that the rights might meet in given case. Supreme Court pointed out that the following distinctions between the two articles must be kept in mind. First, Article 29 Clause 1 confers right on any section of citizens, thus including majority, and Article 30 Clause 1 confers right only on religious or linguistic minorities. Second, Article 29 Clause 1 is concerned only with three subjects: language, script or culture, while Article 30 Clause 1 deals with minorities based on language or religion. Third, Article 29 Clause 1 is concerned with the right to conserve language, etc. Article 30 Clause 1 deals with the right to administer and establish educational institutions. Fourth is, Article 29 Clause 1 does not deal with education as such, while Article 30 Clause 1 deals only with the establishment and administration of educational institutions. Thus, the conservation of language, script or culture under Article 29 Clause 1 may be by means wholly unconnected with the educational institutions, and similarly, establishment and administration of educational institutions under Article 30 Clause 1 may be unconnected with any motive to conserve language, script or culture. It is also to be noted that Article 30 Clause 1 does not say that the minorities based on religion should establish religious or educational institutions
for teaching religion, or that linguistic minorities should establish institution for teaching their own language alone. तो बेसिकली अगर वो सेक्युलर एजुकेशन भी इम्पार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि पर्पस ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस का वही है, अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग, एस्टैब्लिशिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एट्सेट्रा. फिर एक और सवाल उठा था कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव अ फंडामेंटल राइट टू एफिलिएशन. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज सच देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू एफिलिएशन, बट टू डिनाई एफिलिएशन और रिकॉग्निशन except upon certain terms and conditions would amount to surrender of the right of minority to administer an educational institution, establish and administer an educational institution under Article 30, Clause 1. When a minority institution applies to the university for affiliation, it expresses its choice to participate in the system of general education. Affiliation is for regulating the educational character and the content of the minority institutions. These regulations are not only reasonable in the interest of general secular education, but also improve the strength of minority institutions. Therefore, measures which regulate the course of study, the qualifications and appointment of teachers, the conditions of employment of teachers, health and hygiene of students, facilities for library and labs are all compared in a manner in the matters germane to the affiliation of minority institutions. These regulatory measures for affiliations are for uniformity, efficiency and excellence in educational courses, and thus they do not violate Article 30. ठीक है, कौन कौन से मैटर्स पे रेगुलेशंस नहीं वायलेट करते? Which deals and regulates the course of study, the qualifications for the appointment of teachers, the conditions of employment of teachers, health hygiene of students, facilities for library and labs, ठीक है, etc. फिर नेक्स्ट केस है एन अहमद वर्सेस एमजे हाई स्कूल, 1998, volume 6, Supreme Court cases, page number 674. In this case, it was held that a school which is otherwise a minority school would continue to be so whether the government declared it as such or not. When the government declared the school as a minority school, it has recognized a factual position that the school was established and is being administered by the minority community. The declaration is only an open acceptance of the legal character which should necessarily have existed antecedent to such a declaration. तो गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन के बाद माइनॉरिटी स्टेटस नहीं एस्टैब्लिश होता है, वो पहले एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, क्योंकि द गवर्नमेंट डिक्लेरेशन दैट द स्कूल इज अ माइनॉरिटी स्कूल, इट इज ओनली द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफैक्टो पोजीशन. नेक्स्ट केस इज द रेफरेंस ऑफ केरला एजुकेशन बिल, ठीक है, 22 मई 1958 को डिसाइड हुआ. अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ कंसिडरेबल पब्लिक इंपॉर्टेंस हैव अरिजन विच टच द प्रोविजंस ऑफ केरला एजुकेशन बिल 1957. अब केरला एजुकेशन बिल में क्लॉज 14 और 15 जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि दे हैव ऑथराइज द गवर्नमेंट टू टेक ओवर एनी एडेड स्कूल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. और वो जो क्लॉज थे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इट अमाउंटेड टू एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द स्कूल्स. एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इट इज़ एन एक्शन बाय द स्टेट और एन अथॉरिटी ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर पब्लिक यूज और बेनिफिट. और ये भी कंडीशन लगी हुई थी कि दैट द स्कूल्स जो माइनॉरिटी के दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द कंडीशन दैट दे सबमिटेड टू दोज क्लॉजेस. Such submissions, according to Supreme Court, amounted to surrender of a right under Article 30, and the state cannot do indirectly what it cannot do directly. इसी पॉइंट पे एक और केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस मेला पलायम मुस्लिम मेघालीर कल्वी संगम. ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज मद्रास हाई कोर्ट पेज नंबर 91. इसमें हेल्ड हुआ था कि द माइनॉरिटीज कुड नॉट बी आस्क्ड टू मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट द स्टेट एड बिकॉज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बिजनेस हाउसेस, दे डू नॉट जनरेट वेल्थ, एंड देयरफॉर
they could not survive without public funds or private aid. And the minorities cannot be saddled with the burden of maintaining educational institutions without a grant in aid. The paucity of finances could not be a valid ground to deny aid to minority institutions. Same view was held in केरला एजुकेशन बिल केस. अब केरला एजुकेशन बिल के केस में एक और पॉइंट हेल्ड हुआ था कि राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द राइट टू मैल एडमिनिस्टर. ठीक है, जरा उस पे आते हैं. केस पे नहीं आ रहा, उस कॉन्टेक्स्ट उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में द स्टेट कैन स्टेप इन टू मेक रेगुलेशंस. ठीक है, द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 30 clause 1 is not an absolute right, and the state may step in to maintain the standard of education. It can give security and protection to the teachers and other staffs by laying down the terms and condition of service, and the regulations may be made in interest of discipline, health, sanitizations, morality, public order, etc. ठीक है, that power is available with the state. But एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि under the garb of making the regulations, state ऐसा नहीं कर सकता which would result in the destruction of the right of administration. कि minority ने establish तो कर लिया institute, लेकिन state ने ऐसे regulation frame कर दिए कि अब minority जो है वो उसको administer नहीं कर पा रही, क्योंकि जहाँ पे वो ऐसा करेंगे वहाँ पे regulation would not amount to be a reasonable regulation, even though the right under Article 30 clause 1 is not absolute. ठीक है, जैसे टेक द केस इन पॉइंट ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहाँ पे द एक्ट प्रोवाइडेड दैट एवरी कॉलेज शैल बी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी which shall include amongst its members a representative of the university nominated by the vice chancellor and the representatives of teachers, students, etc. It also provided for a selection committee consisting of representatives nominated by the vice chancellor for the purpose of recruiting principal and staff members. These provisions in effect displace the managing committee of the college, according to the Supreme Court. Further, no member of the teaching or non-teaching staff of the affiliated college shall be dismissed or reduced in rank except after an inquiry and had to be given a reasonable opportunity of being heard and to make representation against the penalty, and that penalty has to be approved by the vice chancellor himself. Supreme Court held that these provisions abridged the right of the minority to administer the educational institution of their choice, and therefore did not apply to minority institutions. Article 30 clause 1, under Article 30 clause 1, the right to administer is the right to conduct and manage the affairs of institution. The right to administer is said to consist of four principal matters. चार matters है. Right to choose its managing or governing body, right to choose its teachers who shall have the compatibility with the aims and aspirations of the institution, right to admit students of their choice subject to reasonable regulations about the academic qualifications, and right to use its properties and assets for the benefit of the institutions. Thus, the management must be free of control so that the founders of their community can mold the institution as they think fit in accordance with the idea of how the interest of community in general and the institution in particular would be served. However, the right to administer is not an absolute right. Just as the regulatory measures are necessary for maintaining the educational character and content of the minority institutions, similarly, the regulations are necessary for ensuring efficient and sound administration. The right to administer is not the right to maladminister. The right to administer implies a correlative duty to good administration. The regulatory measures should not restrict the right of administration but facilitate it. In present case, the said provisions have the effect of displacing the management and entrusting it to different agency. The autonomy of the administration is lost, and the autonomy is very necessary to administer effectively the affairs of institution.
Next case in point is Frank Anthony Public School Employees Association versus Union of India, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 311, लोकस क्लासिकस है ये. इसमें फैक्ट क्या थे? Delhi School Education Act was passed to provide better organization and development of school education in Delhi. Section 8 to 11 dealt with terms and condition of service of employees of recognized private schools. Section 10 required that the scales of pay and other conditions shall not be less than those of the employees of the government schools of Delhi. But Section 12 make these beneficial provisions of Section 8 to 11 inapplicable to unaided minority schools. ठीक. साथ ही साथ the scales of pay and other conditions of service of teachers and employees of Frank Anthony School, Delhi, compared very unfavorably with those of their counterparts of Delhi administration schools. Thus, their association sought a declaration from the court that Section 12 was unconstitutional as being violative of Article 14, 21 and 23. साथ ही इस केस में ये भी सवाल था कि whether Section 8 to 11 impinge on the right of minorities to administer educational institution of their choice as it's envisaged under Article 30 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट said, सबसे पहले Section 12 को लेके कि Section 12 of Delhi School Education Act, which makes the provision of Chapter 4 inapplicable to the minority institution, is discriminatory and void. Not only because it makes Section 10 inapplicable to the minority institution, but also because it makes Section 11, 9 and 8 inapplicable to unaided minority institutions. तो Section 12 void करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि Section 8 to 11 were made inapplicable by Section 12 to unaided minority institutions in this case. Supreme Court said that from decided cases it is clear that there is a general and broad consensus about the content and the dimensions of the fundamental right guaranteed by Article 30 Clause 1 of the Constitution. The right guaranteed to a religious and linguistic minority under Article 30 Clause 1 is twofold: to establish and administer educational institutions of their choice. The key to the article lies in the word of their own choice. These words indicate that the extent of the right is to be determined not with reference to any concept of the state necessity and general societal interest, but with reference to the educational institutions themselves, that is, with reference to the goal of making the institutions effective vehicles of education for the minority community or other person who resort to them. It follows that the regulatory measures which are designed towards the achievement of the goals of making the minority educational institutions effective instruments for imparting education cannot be considered to impinge upon the right guaranteed by Article 30 of the Constitution. What was decided by the Supreme Court in the reference of Kerala Education Bill was that the Anglo-Indian schools which were entitled to receive grants under the Constitution and which received no more aid than to which they were entitled under the Constitution could not be subject to stringent terms such as fresh or additional conditions or conditions precedent to enable them to obtain the grant. Such conditions would infringe upon their right both under Article 30 and Article 337 to place an interpretation that any condition imposed for granting recognition to unaided minority educational institutions would infringe on the right to administration granted to them under Article 30 Clause 1 of the Constitution would be subversive of the right guaranteed under Article 30, since it would make the extent of the right depend upon the receipt or non-receipt of the aid. If one thing is clear, then it is this, that the fundamental right guaranteed by Article 30 Clause 1 cannot be surrendered either wholly or partly, and the authorities cannot make the grant of aid conditional on the surrender of a part of fundamental right. Section 8 do not encroach upon any right of the minorities to administer their educational institutions. Section 8 Clause 2, however,
does interfere with the right and therefore it is inapplicable to the minority institution. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 के कई क्लॉजेस देखे थे, उसमें सेक्शन 8 का क्लॉज 1, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 उसको बोला था कि दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द माइनॉरिटीज राइट, while section 8 का clause 2 does interfere, hence it is rendered inapplicable but not void. Section 12 of the same act, Delhi Schools Education Act, was struck down because it was violative of article 30, while section 8 का clause 2 while section 8 का subsection 2 was rendered inapplicable. Supreme Court further said that section 8 subsection 2 does not interfere with such right and therefore inapplicable to the minority institutions. Section 4 is again innocuous since section 9, which applies to unaided minority school, is virtually on the same lines as section 9. Section 8 subsection 1 merely empowers the administrator to make rules regulating the minimum qualifications for recruitment and the conditions of service of the recognized private schools. Section 8 subsection 2, which requires prior approval of the director for dismissal, removal, reduction in rank or termination of the service of an employee of a recognized private school, is objectionable. ठीक है, तो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेके इनएप्लीकेबल करार दे दिया था. हाउएवर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 को लेके बोला था कि विच प्रोवाइड्स फॉर एन अपील टू द ट्राइब्यूनल, वो वैलिड है. सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 भी वैलिड है. सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को लेके उन्होंने बोला कि वो इनएप्लीकेबल तभी होता माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेके अगर ब्लैंकेट पावर दे दी होती टू द डायरेक्टर टू ग्रांट और विद होल्ड प्रायर अप्रूवल इन एवरी केस, पर ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 वुड हैव बीन वायलेटिव या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई ना करता अगर डायरेक्टर को ब्लैंकेट पावर दे दी जाती जहाँ पे भी जो मैनेजमेंट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इट प्रपोज टू सस्पेंड एन एम्प्लॉय, पर ऐसी ब्लैंकेट पावर नहीं दी गई है. हेंस सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 इज वैलिड. देन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एक्सेलेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन provided by an institution would depend directly upon the excellence of the teaching staff, and in turn that would depend on the qualification, quality and contentment of the teacher. Conditions of service pertaining to minimum qualifications of teachers, their salaries, allowance and other condition of service which ensures security, contentment and decent living standards to the teachers, and which will consequently enable them to render better service to the institutions and the pupils, cannot surely be said to be violative of fundamental rights guaranteed under Article 30 of the Constitution. मतलब वो valid conditions है. The management of the minority educational institutions cannot be permitted under the guise of fundamental right guaranteed by Article 30 of the Constitution to oppress or exploit its employees any more than any other private employee. Oppression or exploitation of the teaching staff of an educational institution is bound to lead to discontentment and deterioration of the standard of instruction imparted in the institutions, affecting adversely the object of making the institution an effective vehicle of the education for the minority community or other persons who resort to it. The management of the minority institution cannot complain of invasion of the fundamental right to administer institution when it denies the very object of Article 30, which is to make an institution an effective vehicle of education. Therefore, Section 10 of Delhi Education Act, which requires the scales of pay and allowance, medical facility, pension, gratuity, provident fund and other prescribed benefits of the employees of a recognized private school shall not be less than those of employees of a corresponding status in the schools run by appropriate authority, and which further prescribes the procedure for enforcement of the requirement, is a permissible regulation aimed at attracting competent staff and consequently at the excellence of the educational institution. It is a permissible regulation which in no way detracts from the fundamental right guaranteed by Article 30, Clause 1 to the minority institution to administer their educational institutions.
Therefore, those provisions are valid. However, Section 12, which makes Section 10 inapplicable to the unaided minority institutions, is clearly discriminatory and hence struck down. अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि द आइडिया ऑफ गिविंग स्पेशल राइट टू द माइनॉरिटीज is not to have a privileged or pampered section of the population, but to give them a sense of security and feeling of confidence. ये भी बहुत ही relevant observation है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए. तो वो रूल्स वैलिड करार दे दिए गए थे जहाँ पे जो सैलरीज, टीचिंग स्टाफ्स और जो सिक्योरिटी स्कीम्स थी फॉर टीचर्स और एम्प्लॉयज़, वो वाले रूल्स वैलिड थे. दे वर नॉट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 30, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी इन गाइज ऑफ आर्टिकल 30 कैन नॉट ऑपरेस और एक्सप्लॉइट इज एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो वो वाले प्रोविजंस वैलिड थे. बट सेक्शन 12 वॉज डिस्क्रिमिनेटरी and it also violated article 14 and article 39 clause D, that is equal pay for equal work. अब याद रखिएगा डायरेक्टर प्रिंसिपल के पॉइंट्स पे तो कोई प्रोविजन स्ट्रक डाउन नहीं हो सकता, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है और आर्टिकल 39 क्लास डी का भी वायलेशन है, वो साथ ही में उन्होंने क्लब कर दिया था. सो याद रखिएगा, राइट टू एडमिनिस्टर इज देयर बट राइट टू एडमिनिस्टर doesn't mean right to mal administer. ठीक है, mal administration का right नहीं अवेलेबल है. और केसेस बताता हूँ. टेक अ केस इन पॉइंट दैट इज रेवरेंड सिद्धाज भाई सभाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1963, वॉल्यूम नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, पेज नंबर 837. इन्होंने समराइज किया था केरला एजुकेशन बिल का डिसीजन, और उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि द राइट एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इज अ फंडामेंटल राइट declared in terms absolute. Unlike fundamental freedoms guaranteed by Article 19, it is not subject to reasonable restrictions. It is intended to be a real right for the protection of minorities in the matter of setting up of an educational institutions of their own choice. The right is intended to be effective, and it is not to be whittled down by so-called regulatory measures conceived in the interest not of the minority institutions but of the public or the nation as a whole. If every order which, while maintaining the formal character of minority institution, destroys the power of administration, is held justifiable because it is in public or national interest, though not in the interest of the educational institution which is governed by minority, which is established and administered by minority, the right guaranteed by Article 30 Clause 1 would be a teasing illusion, a promise of unreality. Regulations which may lawfully be imposed either by legislative or executive action as a condition of receiving grant or of recognition must be directed to making the institution, while retaining its character as a minority institution, effective as an educational institution. कि जो भी रेगुलेशंस हैं वो उन्हें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका कैरेक्टर प्रिजर्व रहे. नेशनल इंटरेस्ट या स्टेट नेसेसिटी के बेसिस पे आप माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश या एडमिनिस्टर करने का राइट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आइदर बाय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन. फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that such regulations must satisfy a dual test. First is test of reasonableness, and the test that it is regulative of the educational character of the institution and is conducive to making the institution an effective vehicle of education for the minority community or other persons who resort to it. ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि right to administer does not mean right to maladminister. ठीक, ये पॉइंट्स भी हैं, पर एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्टेट एक्शन की बात कर रहे होते हैं या स्टेट रेगुलेशंस की बात कर रहे होते हैं जो भी इम्पोज की जा रही हैं ऑन एन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेटिव रेगुलेशंस हो या एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू रेगुलेशंस हो, वो रेगुलेशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर दैट इंस्टीट्यूशन उनसे छीन ले. ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए.
वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, वहाँ पे स्टेट का इमिनेंट नेसेसिटी नहीं देखी जाती। वहाँ पे मेन ये देखा जाता है कि जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं क्या वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में मेड हुए हैं या नहीं। तो दो टेस्ट होते हैं, पहला द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस और दूसरा द टेस्ट that it is regulative of the educational character of the institution and is conducive to making the institution an effective vehicle of education for the minority community or other persons who resort to it। तो हमारे इसी केस में जो फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी ये जजमेंट रेफर किया गया। तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए एजुकेशन अच्छी कैसे हो सकती है अगर टीचर अच्छा हो, और टीचर अच्छा कब होगा जब उसके पास पेमेंट की सिक्योरिटी होगी, है ना, कंटेंटमेंट होगा, उसकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशंस अच्छी होंगी, तभी तो टीचर अच्छा पढ़ा पाएगा। अगर टीचर ही इनसिक्योर है, उसको लग रहा है कि यार पे स्केल अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब का भी कोई गारंटी नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो अच्छा पढ़ा पाएगा, ही इज़ नॉट कंटेंट। तो जो भी रेगुलेशंस थी जो टीचर्स को सिक्योरिटी, सैलरी, पेंशंस, ग्रेचुइटी एसेट्रा प्रोवाइड कर रही थी, दे वर हेल्ड टू बी वैलिड। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अभी इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करिएगा, इसे समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग और समझने वाले पार्ट पे एलैबोरेट करेंगे। ये लोकस क्लासिकस है तो उसको समझना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।